नमो नमः भैया बहनों। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही से आज हम आपके रुचिरा भाग द्वितीय में जो पेज नंबर 46 पे आपके वर्ण विचार का जो आपका एक टॉपिक है उसे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आज इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसके वर्णों की जानकारी होना आवश्यक है। अब जैसे हम संस्कृत आज पढ़ेंगे तो उसकी व्याकरण को पढ़ने से पहले भी हमें उसके वर्णों की जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम जो वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है और इस कितने भागों में विभाजित किया गया है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले है वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात लिखित रूप से भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाता है। अब वर्ण अ, ई, व, च, क इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसीलिए ये वर्ण है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गणित में गिनती का एक व्यवस्थित क्रम है, उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत में भी एक व्यवस्थित क्रम है वर्णों का। आ, ई, उ, री, इस तरह से कैसे एक व्यवस्थित क्रम होने के कारण ही इसे वर्णमाला कहा गया है। अब संस्कृत में वर्णों को आपकी पाठ्य पुस्तक में 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वरा, दूसरा है व्यंजनानी और तीसरा है अयोगवा। स्वरा को हम संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजनानी को हम हल कहते हैं और अयोगवा है वो आपका तीसरा है। वर्णों को देखा कि वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वरा, स्वर में अच, हम इसको अच भी कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर 13 होते हैं, इसे हम संस्कृत में त्रयोदश कहते हैं। स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हरिस्व स्वरा और दूसरा है दीर्घ स्वरा। हरिस्व स्वरा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम हरिस्व स्वर कहते हैं। इसमें एक मात्रा यानी थोड़ा सा हम जल्दी बोल लेते हैं, अ, ई, उ, री, ली, ये 5 होते हैं। दीर्घ स्वरा, जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अंतर देखिए, यहाँ अ, आ, ई, उ, तो अधिक समय लगने के कारण ही इसे दीर्घ कहा गया है। ये है आ, पहला है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और ये कुल हैं जो दीर्घ स्वर हैं वो 8 हैं। अब इनमें जो अ का दीर्घ आ है, ई का दीर्घ ई है, उ का दीर्घ उ है, री का दीर्घ री है, लेकिन यहाँ ली का दीर्घ नहीं होता है। हमने स्वरों के बारे में जाना कि स्वर के 2 प्रकार हैं, हरिस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम दूसरा इसका प्रकार है जो है व्यंजनानी, इसे हम हल भी कहते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात वो ध्वनियाँ स्वतंत्र उच्चारित नहीं की जा सकती हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम ये व्यंजन है क, ये स्वतंत्र नहीं है, इसमें जब अ मिलेगा तब ही ये बनेगा क, इसमें क की ध्वनि आएगी। जब हम इस क में आ मिलाएंगे तभी इसमें किसकी ध्वनि आएगी, का की। कहने का तात्पर्य ये है कि ये व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से ही इसका उच्चारण होगा। अब स्वर है, व्यंजन है वो 33 है और इसे हम क्या कहते हैं, संस्कृत में त्रयत्रिंशत् कहते हैं। व्यंजन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वर्गीय व्यंजनानी और दूसरा है अवर्गीय व्यंजनानी। इसमें वर्ग में होने के कारण से वर्गीय व्यंजन कहते हैं और यह
अवर्ग होने के कारण से अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 हैं और अवर्गीय व्यंजन है वो 8 है। हमने स्वरों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनानी। व्यंजनानी में मैंने आपको बताया 2 वर्ग होते हैं, इसमें 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है वर्गीय व्यंजन और दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन है उसमें 5 वर्गों में इसे विभाजित किया है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श वर्ण और इसे उदित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये जीभ के अलग अलग भागों से उच्चारण से टकराने से उत्पन्न इसकी ध्वनि होती है, इसलिए इसे हम स्पर्श वर्ण और उदित वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ग, अंग, ये कंठ से बोले जाते हैं। च वाले कंठ, ये च वाले तालु, ट मूर्धा, त दंत और प है वो होठों से बोले जाते हैं। यह इसी कारण से इसे हम अलग अलग उच्चारण करने के कारण से स्पर्श और उदित वर्ण भी हम कहते हैं। यह 25 होते हैं और संस्कृत में इसे हम पंचविंशति कहते हैं। हमने व्यंजन में वर्गीय व्यंजन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अवर्गीय व्यंजन, क्योंकि इसको वर्गों में विभाजित नहीं किया गया है, इसीलिए इसे अवर्गीय व्यंजन कहा गया है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अंतःस्थ और दूसरा है ऊष्माण। अंतःस्थ, इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होने के कारण इसे क्या कहा गया है? अंतःस्थ वर्ण कहा गया है। यह 4 हैं। पहला है य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ वर्ण है वो कितने हैं? 4 हैं, य, र, ल, व। ऐसे ही ऊष्माण, इसके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। यह भी 4 हैं, श, स, श, ह, ये 4 हैं। इस तरह से हमने अभी पढ़ा है स्वर के 2 भाग हैं, व्यंजन के भी 2 भाग हैं और व्यंजन में जो अवर्गीय व्यंजन है उसमें भी 2 भाग इसमें विभाजित किए गए हैं। हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना। अब हम अयोगवह पढ़ेंगे। ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन कार्य में काम आते हैं, अयोगवह कहलाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार, ये जो ऊपर बिंदी का निशान है उसे हम क्या कहते हैं? कोई भी अक्षर है, वर्ण है, उसके ऊपर ही स्थित जो यह बिंदी का निशान है उसे हम क्या कहेंगे? जो चिन्ह है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो इसमें म की ध्वनि आती है, ये अनुस्वार कहलाता है। जब इसको हम बोलेंगे तो इसमें म की ध्वनि आएगी, क्या कहेंगे इसको? अहम। ऐसे ही जब हमने तव पे लगाया अनुस्वार तो क्या बन जाएगा? ये त्वम, यानी क्या है? ये अनुस्वार को हम म के रूप में उच्चारित करेंगे। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग, ये जो 2 बिंदुओं का चिन्ह है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, 2 ये लगाए, विसर्ग लगाए, अब इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? ह करेंगे, ये क्या होगा? रामः। ऐसे ही अगर मैंने कृष्ण लिखा, विसर्ग लगाया, पढ़ा क्या जाएगा? कृष्णः। इस तरीके से हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवह के बारे में पढ़ा। आज हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवह पढ़े। हमने वर्ण विचार में स्वरा, व्यंजनानी और अयोगवह को पढ़ा। स्वरा, स्वर के 2 भागों को हमने पढ़ा। पहला है हरिसु स्वरा और दूसरा है दीर्घ स्वरा। हरिसु स्वरा में अ, ई, उ, री, ली, ये 5 हरिसु स्वर होते हैं, इसे हम पंच कहते हैं। दीर्घ स्वरा में है आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे ये वो दीर्घ स्वर हैं। हमने दूसरा पढ़ा व्यंजनानी। इसमें हमने पढ़ा वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन हमने पढ़े, इसमें हमने क्या पढ़े हैं? 25, इसमें 25 व्यंजन पढ़े हैं, 25 हमने वर्ण पढ़े हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और हमने प वर्ग पढ़े। इसमें हमने क, ख, ग, अंग, च, छ, ज, ई,
ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। इस तरीके से ये पूरे 25 व्यंजन है, इसे हम पंचविंशति कहते हैं। अब है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन को भी दो भागों में विभाजित किया है, अंतःस्थ और ऊष्माण। इसमें अंतःस्थ में 4 है वर्ण, य र ल और व, और ऊष्माण में है श स स ह। अब अयोगवाह है, तो अयोगवाह कितने हैं? 2 है। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो इस तरीके से है और विसर्ग का चिन्ह है वो इस तरीके से है। तो आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है हमने आज उसे पढ़ा है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 86 पे देखिएगा, ये सारा वर्ण विचार का जितना भी हमने आज पढ़ा है वो सारा उसके अंदर है। धन्यवाद।